Morning students, we are starting with the first accounting standard and this is investment property. सब लोग एक नया पेज लोगे and give the heading. नया पेज ले लो and give the heading. India's 40. India's 40. India's 40 investment property. Investment property. Yes, heading दे दो सब लोग and nobody will write anything in advance. See, what do you mean by investment property? Investment property का मतलब क्या है? What do you mean by investment property? See, investment property is nothing but investments in land. जैसे तुम लोग शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स इन एफडी नहीं, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड और इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग और बोथ. Either investments in land or investment in building or investments in both land and building. Both land and building. लेकिन किस पर्पस के लिए? Investments in land, investments in building or both for earning rentals. हम भाड़े पे देंगे और रेंटल्स कमाएंगे for earning rentals or for कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन, अरे कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट्स देख लो तुम लोग. तुम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स देख लो, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स देख लो. तुम क्यों इन्वेस्ट करते हो? तुम इन्वेस्टमेंट्स क्यों बोलते हो? पहले तो तुम्हारे पास जो सरप्लस पैसा है वो तुम बिजनेस से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं रखना चाहते हो, और जहाँ पे भी तुम रखोगे वहाँ से रेगुलर तुमको इंटरेस्ट या डिविडेंड चाहिए, और अगर शेयर्स का भाव बढ़ जाए तो बेच दोगे. सेम वे डिबेंचर्स, रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा और जब डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सेल करके एप्रिसिएशन कमा लेंगे. तो ये कोई इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. अगर मैं शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो इसके लिए अलग से अलग इंडियाज है. इंडियाज 107, 109 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड है. यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन किधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लैंड में, बिल्डिंग में, लेकिन मेरा पर्पज वही है जो मेरा शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स में पर्पस था. मेरा पर्पस है रेंटल्स कमाना, और जब लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएगा, तब बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना. सो इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग और बोथ इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग, इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूं. आई विल गिव मेनी एग्जाम्पल्स जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट. Nasi Sharma sir. Let's suppose I received 2 crores by selling recorded class. मैंने मेरे recorded lectures बेच दिए और recorded lectures बेच के मेरे को मिला 2 करोड़. Now this money I have invested in a flat. ये जो पैसा आया ना, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ फ्लैट. मैंने फ्लैट परचेज किया, फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट हो गया, और परचेज करने के बाद में मैंने इसको लेट आउट कर दिया रेंटल्स पे. मैंने इसको लेट आउट कर दिया, और लेट आउट किसको किया? लेट आउट टू एन इंडिविजुअल. मैंने एक इंडिविजुअल को इसको भाड़े पे दे दिया. अगर इंडिविजुअल को भाड़े पे दे दिया, या मैं कंपनी को भी दे सकता हूँ, इंडिविजुअल और अ कंपनी. मैं इंडिविजुअल को दूं या कंपनी को दूं? मेरे को 2 करोड़ रुपया मिला था, वो 2 करोड़ मैंने बिजनेस में यूज नहीं किया. मैंने एक फ्लैट परचेज कर लिया और वो फ्लैट को भाड़े पे दे दिया, और वो मैं
रेंट पे दे सकता हूँ, इंडिविजुअल को भी, कंपनी को भी। अब यहाँ पे मेरा इंटेंशन बिजनेस करना नहीं है। मेरा इंटेंशन है ये जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, यहाँ पे खुद का बिजनेस करना नहीं है। ये मैंने रेंट पे दिया, मैं रेंट कमाना चाहता हूँ। तो ये फ्लैट जो है ना, इस पे इंड एस 40 अप्लाई होगा और इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेट्स सपोज इन ऑर्बिट मॉल में, लेट्स सपोज इन ऑर्बिट मॉल में मैंने एक शॉप परचेज की, आई परचेज अ शॉप, और ये शॉप मैंने मैकडोनल्ड्स को दे दी। मैंने मैकडोनल्ड्स को रेंट पे दे दिया ये शॉप। लिसन नाउ, पहले केस में मैंने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। आई परचेज द शॉप एंड आई गिवन इट टू मैकडोनल्ड्स ऑन रेंटल्स। अरे वापस से इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है रेंटल्स कमाना। तो ये जो शॉप है, इस पे इंड एस 40 अप्लाई होगा। इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला जाएगा। वी विल कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स परचेज 10 एकर्स लैंड। इसने परचेज किया है, 10 एकड़ जमीन खरीदी है, 10 एकर्स लैंड। अब इस बार कोई फ्लैट नहीं खरीद रहा है, शॉप नहीं खरीद रहा है, जमीन खरीदी है, बट नॉट गिवन ऑन रेंट। रेंट पे नहीं दिया, नॉट गिवन ऑन रेंट। रेंट पे तो नहीं दिया, लेकिन क्या किया, जो जमीन खरीदी है ना, इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट किया। जैसे पूरा जमीन था ये, मास ऑफ लैंड, इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट किया। इसको छोटे छोटे 8 प्लॉट में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी ये हेल्ड किया हुआ है, ये अभी बेचना नहीं है। इंटेंशन है जब भाव बढ़ेगा ना, जब भाव बढ़ेगा तब इसको सेल करेंगे। तो रेंट तो नहीं कमा रहे, लेकिन इंटेंशन है एप्रिसिएशन कमाना। इंटेंशन है एप्रिसिएशन कमाना कि जब रेट बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएगा, जब बेचेंगे। तो ये भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लैंड में, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं बिल्डिंग में। और किस लिए करते हैं? वाई वी डू दिस इन्वेस्टमेंट? दिस इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर अर्निंग रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने एक प्लॉट परचेज किया है फॉर रीसेल। मैंने एक प्लॉट परचेज किया है बेचने के लिए, लेकिन कभी बेचूंगा जब भाव बढ़ेगा तभी, भाव बढ़ेगा तभी, तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तभी। समझा कि नहीं? आई परचेज अ फ्लैट एंड गिवन इट ऑन रेंट। मैंने एक फ्लैट परचेज किया, मैंने उसको रेंट पे दिया है। अच्छा, मैं उसको बेचूंगा, भाव बढ़ेगा तो बेच भी दूंगा, लेकिन जब तक भाव नहीं बढ़ता मैं उससे रेंटल इनकम कमा रहा हूं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स है। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बच्चों समझ में आया क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल राइट। चलो थोड़ा लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग, और बोथ इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेंटल्स कमाना। और ऑब्जेक्टिव्स होता है रेंटल्स कमाना और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन। जब रेट्स बढ़ जाएंगे तब हम लोग बेचेंगे, और कैपिटल एप्रिसिएशन। और वो कैपिटल एप्रिसिएशन मोर देन 1 ईयर का विजन होता है, एक साल में धड़ाक से नहीं बढ़ जाता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, इट टेक्स टाइम। चलो लिखेंगे, राइट डाउन बिलो दिस। कॉन्सेप्ट 1, मेरे जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे ना, मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग रोमन नंबर्स देंगे। देखो, कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
and write below that, as per the provisions of Ind AS 40, as per the provisions of Ind AS 40, investment property means investment property means investment property means investment in land, investment property means investment in land, comma, building, or both. Investments in land, building, or both. But it should be held. But it should be held for earning rentals, it should be held for earning rentals, it should be held for earning rentals or for long term appreciation. Or for long term appreciation. So as per the provisions of Ind AS 40, investment property means investments in land, building, or both, but it should be held for earning rentals or for long term appreciation. Examples. नीचे लिखोगे examples of investment property. Examples of investment property. हाँ लिखो एग्जाम्पल्स में. मैंने तुमको अभी 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वही सारे एग्जाम्पल्स में लिखवा देता हूँ. जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए ना वही लिखवा देता हूँ, सो दैट यू कैन रिकलेक्ट. राइट डाउन. पहला पॉइंट 1, राइट डाउन. वेदांता एकेडमी लिमिटेड रिसीव्ड fees of rupees 2 crores from sale of recorded lectures from sale of recorded lectures, and this is invested in a flat. This is invested in a flat which is let out to an individual or a company
which is let out to an individual or a company, this investment will be considered as investment property. This investment will be considered as investment property. India's 40. India's 40. Second example. Example number 2. X Limited purchased a shop. X Limited purchased a shop in Inorbit Mall. Purchased a shop in Inorbit Mall and given on rent. And given on rent. And given on rent to McDonald's. Given on rent to McDonald's is also an investment property. Is also an investment property. क्योंकि यहां पे भी ऑब्जेक्टिव है रेंट कमाना. India's 40. नेक्स्ट नंबर 3. मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए थे सारे एग्जाम्पल्स ही लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन. इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद में गलतियां नहीं होती. परचेज 10 acres of land. Purchase 10 acres of land. Purchase 10 acres of land, but not given on rent. But not given on rent. Are not given on rent. Because intention. Because intention. हमारा इंटेंशन है कि छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करेंगे उसको. इंटेंशन इज टू कट प्लॉट्स. Intention is to cut plots and sell it. Cut plots and sell it. Sell it. In other words, हाँ हमारा इंटेंशन है प्लॉट्स में कट करके बेचना. इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन. In other words, held for appreciation. Held for appreciation. So this investment in land is also considered as. So this investment in land is also considered as. This investment in land is also considered as investment property.
इंडियस 40, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन कमाना है। हाँ, यहाँ पे अपना इंटेंशन है एप्रिसिएशन, राइज, जो प्राइस बढ़ जाएगा उसमें अपने को गेन करना है। नंबर 4, परचेज अ प्लॉट फॉर रीसेल ऑन एप्रिसिएशन। परचेज अ प्लॉट और रीसेल, कोई रेंट पे नहीं देना है। परचेज अ प्लॉट फॉर रीसेल ऑन एप्रिसिएशन। On appreciation. So this is also an investment property. This is also an investment property. This is also an investment property. एक एग्जांपल और, हमने एक फ्लैट खरीदा जिसको रेंट पे दिया है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ेगा बेच देंगे। तो मेरा इंटेंशन तो दोनों ही है इसमें। परचेज अ फ्लैट, जब तक प्राइस नहीं बढ़ता भाड़ा कमा लो। हाँ, परचेज अ फ्लैट, परचेज अ फ्लैट एंड गिवन ऑन रेंट। And given on rent will be sold on price rise. Will be sold on price rise. That is appreciation. Will be sold on price rise. That is appreciation. So this is also an investment property. This is also an investment property. देख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए। पहले मैंने एक फ्लैट परचेज किया था, वो इंडिविजुअल या कंपनी को रेंट पे दिया। फिर मैंने एक शॉप परचेज किया जो मैंने मैकडोनल्ड्स को रेंट पे दिया। फिर मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी, उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट किया और वो रख लिया ताकि प्राइस राइज हो तो बेच दूं। फिर मैंने एक प्लॉट परचेज किया रीसेल करने के लिए, प्राइस बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। और फिर एक फ्लैट खरीदा जिसको रेंट पे दिया और वेट कर रहा हूं प्राइस बढ़ेगा तो बेच भी दूंगा। ये सारे के सारे एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट 1 में मैंने मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और उसके एग्जांपल्स। अरे मीनिंग तो 3 लाइन में हो गया। दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और बोथ, लेकिन फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। ये तो 3 लाइन में हो गया, लेकिन इसके पीछे मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल्स दिया। आई हैव गिवन यू 5 एग्जाम्पल्स। एक लाइन छोड़ के लिखो, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स। राइट, लैंड एंड बिल्डिंग land and building covered by land and building covered by other standards, covered by other standards। अब देखो, मेरे को बच्चे ने डाउट पूछा, मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, क्या है ना सर, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। मेरे को एक बच्चा, अभी कुछ नहीं लिखना है तुम लोगों को, जस्ट पे अटेंशन, हेडिंग लिख लो एंड जस्ट पे अटेंशन। मेरे को एक बच्चा पूछता है, सर देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड और ये कंपनी के पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली बिल्डिंग जमीन पे ही होगी।
तो उनके पास लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन उस पर फैक्ट्री बनी हुई है। एंड इट इज नॉट हेल्ड फॉर रेंटल्स। ये रेंट कमाने के लिए नहीं है, ये अप्रिसिएशन के लिए नहीं है, ना तो रेंट कमाने के लिए ना अप्रिसिएशन के लिए। मैंने बोला फैक्ट्री बिल्डिंग है, यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं है, अप्रिसिएशन कमाना नहीं है, मैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट मीन्स इट इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। अरे इसका मतलब है ये मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, ये भले ही लैंड एंड बिल्डिंग है बट ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पे मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं। तो इसका क्लासिफिकेशन इंडिया 40 में नहीं होगा, इसका क्लासिफिकेशन होगा इंडिया 16। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है, जो सीए इंटर में AS 10 बोलते थे ना, ये फाइनल में इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। So owner occupied property used by owner for his own business, then India 16। और एक एग्जांपल, अभी मैं एक्स लिमिटेड के पास फैक्ट्री नहीं है, एक्स लिमिटेड के पास है शोरूम। अरे एक्स लिमिटेड के पास शोरूम है, और शोरूम तो डेफिनेटली बिल्डिंग में होगा। एक बिल्डिंग है जिसमें उसने अपना शोरूम बना रखा है। अब ये शोरूम से क्या है, इट इज नॉट हेल्ड फॉर रेंटल्स। अरे इट इज नॉट हेल्ड फॉर रेंटल्स बट इट इज हेल्ड फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स था। फैक्ट्री हम लोग ने क्यों हेल्ड किया था, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और शोरूम हेल्ड किया फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो मेरा इंटेंशन रेंट कमाना, एप्रिसिएशन कमाना नहीं है। वापस से एग्जांपल वही आ गया, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। भले ही लैंड एंड बिल्डिंग है, मैंने खरीद रखा है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल के इंडिया 40 में क्लासीफाई नहीं करेंगे, इंडिया 40 में क्लासीफाई नहीं करेंगे। यस एवरीवन, अंडरस्टूड और नॉट जो मैंने बोला? यहां पे भी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने ही खरीदा है, मेरा ही पैसा डाला हुआ है, लेकिन इसको इंडिया 40 नहीं बोलेंगे, क्योंकि फैक्ट्री से मैं गुड्स प्रोड्यूस करके बेच रहा हूं। मैं कोई रेंट नहीं कमा रहा हूं, मैं कोई एप्रिसिएशन का वेट नहीं कर रहा हूं कि भाव बढ़े तो बेच दूं। शोरूम से मैं गुड्स बना रहा नहीं हूं, गुड्स बेच रहा हूं। मैंने कोई रेंट पे नहीं दे रखा है, मैं कोई एप्रिसिएशन का वेट नहीं कर रहा हूं। ये दोनों केस है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। अरे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, और अगर ओनर की प्रॉपर्टी है खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड होगा इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूं, आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, ये एक बिल्डर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, इसका काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उसने परचेज किया, प्लॉट परचेज किया, परचेज प्लॉट। सो एक्स लिमिटेड ने प्लॉट परचेज किया और उस पे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। परचेज प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स। हाँ, इस पे फ्लैट्स परचेज कर लिए, फ्लैट्स का कंस्ट्रक्ट कर लिए, और अब इसको बेचने के लिए रखा है, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल। तो यहां पे स्टैंडर्ड बोलता है, ये बिल्डर है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये प्लॉट परचेज करता है, फ्लैट्स बनाता है और बेचता है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर इसका ये एक्टिविटी है, दिस इज द आइटम और कमोडिटी इन विच ही डील्स इनटू। तो याद रखना, हेल्ड फॉर सेल, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करने वाला है। ना तो इसने रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, ना कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, और ना ये प्रॉपर्टी खुद यूज करने वाला है। तो इस पे इंडिया 40 भी अप्लाई नहीं होगा, इंडिया 16 भी अप्लाई नहीं होगा। अरे ये बिल्डर है, इसका तो काम धंधा यही है, ये तो प्लॉट परचेज करके कभी कभी प्लॉट भी बेच देता है, परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट, उस पे बिल्डिंग बना के फ्लैट्स बेच देता है। तो ये उसके लिए गुड्स है, और यहाँ पे अप्लाई होएगा इंडियस 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जैसे AS 2 था, इंडियस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री,
क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने फ्लैट रखा है बेचने के लिए, फ्लैट रखा है बेचने, और प्राइस फिक्स कर रखी है, प्राइस भी फिक्स कर रखी है क्या प्राइस में बेचेगा। कोई मार्केट का एप्रिसिएशन का वेट नहीं कर रहा है, उसने प्राइस बता दिया ये उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट, ये प्राइस में बेच देगा, उसका तो बिजनेस यही है। हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, अरे लैंड एंड बिल्डिंग इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा। नाउ वन मोर एग्जांपल, आई हैव अ क्लासरूम, मेरे पास एक क्लासरूम है, अरे अंधेरी में मेरे पास एक क्लासरूम है, तो वो क्लासरूम काहे के लिए यूज होएगा? मेरे बिजनेस के लिए यूज होगा, मैं वहां पे लेक्चर्स लूंगा। तो कैन आई से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस? यस एवरीवन, अगर मेरा क्लासरूम है तो दैट इज माय प्रॉपर्टी यूज फॉर माय बिजनेस। अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और मेरे ही बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे अपन लोग? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इंडिया 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे इंडिया 16। इफ आई हैव अ प्रीमाइज, अगर मेरे पास प्रीमाइजेस है और वो मैं रेंटल्स पे दे रहा हूं या एप्रिसिएशन का वेट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन का, तो इंडिया 40 अप्लाई होगा। मैं तो रेंट पे नहीं दे रहा हूं, मेरा क्लासरूम है, मेरी प्रीमाइजेस है, मैं मेरे खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, देन इट इज इंडिया 16। अरे अगर मैंने एक परचेज किया, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं रीसेल करने के लिए, और वो पर्टिकुलर आइटम्स और कमोडिटीज में मैं डील करता हूं, मतलब मैं बिल्डर हूं, मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं बेचने के लिए, तो यहाँ पे इंडिया 40 नहीं, मैं बिल्डर हूं, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर्टी परचेज करके रीसेल करता हूं, तो यहाँ पे इंडियस 40 नहीं, इंडिया 16 नहीं, यहाँ पे अप्लाई होगा इंडियस 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अरे सो मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव। अगर अगर सपोज मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, और मैं तुम्हारे बिहाफ में, ऑन योर बिहाफ, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं तुमको, तो यहाँ पे अप्लाई होगा इंडियस 115, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो तुम्हारे बिहाफ में बना के दे रहा हूं, तो मैं उसके बदले में मेरे को पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट फीस लूंगा तुमसे, समझे कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लूंगा, तो ये तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है इंडिया 115। आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, यू आर माई कस्टमर, मैं तुम्हारी बिल्डिंग बना कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, और कंस्ट्रक्ट होने के बाद में तुम मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोगे, तो बिल्डिंग तो तुम्हारी है, तुम कौन से पर्पस के लिए यूज करते हो वो तुम्हारे बुक्स में देखेंगे। अगर तुमने उसको रेंट पे देने के लिए रखा है तो इंडिया 40, तुम खुद अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे तो फॉर द इन दैट केस इट विल बी इंडिया 16। लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं, और हम लोग हमारी बुक्स देखते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं तुमको बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, तो मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं, तो इंडिया 115 विल बी अप्लाइड हियर, इंडिया 115। देखो कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए। फैक्ट्री बिल्डिंग प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है तो इंडिया 16, शोरूम गुड्स बेचने के लिए यूज हो रहा है इंडिया 16, बिल्डर प्लॉट परचेज कर रहा है, फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करेगा रीसेल करने के लिए, तो ये गुड्स है इंडियस 2। मेरा क्लासरूम मैं मेरे खुद के बिजनेस के लिए यूज करूंगा इंडियस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी के बिहाफ में कस्टमर को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, तो रेवेन्यू कमाएगा इंडिया 115, वो रेवेन्यू कमाएगा इंडिया 115। एक एग्जांपल और देता हूं, वन मोर एग्जांपल, लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड, इसके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है। तुम बोलोगे सर फैक्ट्री बिल्डिंग है, आपने ऊपर भी बताया था इंडिया 16 अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। हाँ तो तुम सुनो पहले आगे, ये फैक्ट्री बिल्डिंग को उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, ये फैक्ट्री उन्होंने डिसकंटिन्यू किया,
सो एक्स लिमिटेड के पास एक फैक्ट्री है, इट इज डिसकंटिन्यू। वाई? क्यों डिसकंटिन्यू किया? बिकॉज एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना ली। हाँ, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, उन्होंने एक नई फैक्ट्री की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, है ना। नई फैक्ट्री की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, तो पुरानी फैक्ट्री का क्या करेंगे? ये पुरानी फैक्ट्री का क्या करेंगे? वो बेचना चाहते, वो बेचना चाहते। तुम बोलोगे सर बेचना चाहते तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है नो, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अरे वो बेचना तो चाहते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली बेचना चाहते हैं सेम कंडीशन में। इफ एनी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर हम लोग इमीडिएटली बेचना चाहते हैं इन द सेम कंडीशन, जैसी है वैसी, कोई काम नहीं कराऊंगा मैं, आ जाओ मेरे से बात करो, अपने रेट्स अगर फाइनलाइज हो जाते हैं कितने में बेचना है, डील पक्की हो जाती है, बस ले जाओ। मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराने वाला हूं। तुम बोलोगे ये करा के दो, वो करा के दो, कुछ नहीं कराऊंगा। जो हालत में आओ देखो, जो हालत में देखो और ले जाओ। सो इफ आई वांट टू सेल इन द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन जैसी है वैसी, सेम कंडीशन, तो यहां पे अप्लाई होगा इंडियस 105, इंडियस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग तुरंत नहीं बेच रहा हूं, मैंने पूरा काम नए फैक्ट्री बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। अब ये जो पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग है, इस पे मैं थोड़ा सा काम कराऊंगा, थोड़ा इसको रेडी करूंगा। इसका मतलब है मेरा इंटेंशन है ज्यादा पैसा लेना। क्यों मैं उसको 6 महीने बाद, 1 साल के बाद बेचना चाहता हूं? मैं बोलता हूं इसको थोड़ा मैं कलर करवाता हूं, व्हाइट वॉश करवाता हूं, प्लस थोड़ा सा इसको और रेडी कराता हूं, ताकि बेचने में मेरे को ज्यादा पैसा मिले। तो अब मैं एप्रिसिएशन का वेट कर रहा हूं, तो इंडियस 40 अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं सेम कंडीशन में इमीडिएटली आज की आज जैसी है वैसी कंडीशन में अगर बेचना चाहता हूं, तो यहाँ पे इंडियस 40 नहीं, इंडियस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। याद रखना, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में इतना ही फर्क है कि वहां पे मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मैं इमीडिएटली बेचना चाहता हूं। अगर मैं कुछ काम करा के बेचना चाहूं तो मेरे दिमाग में अप्रिसिएशन चल रहा है, तो इंडियस 40, तो इंडियस 40 देख लो। फिर से मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए। मैंने पहले तुमको 5 एग्जांपल दिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, कि मैंने 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट परचेज किया, वो इंडिविजुअल या कंपनी को रेंट पे दे दिया। तो दूसरे केस में मैंने एक मॉल में शॉप परचेज किया, मैकडोनल्ड्स को रेंट पे दे दिया। दोनों एग्जांपल में रेंट है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर मैंने एक जमीन खरीदी, उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट किया, और इंटेंशन है प्राइस राइज पे बेचना, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर मैं एक फ्लैट प्लॉट परचेज करके रीसेल करने वाला हूँ प्राइस राइज होने पे, तो मैं कोई बिल्डर थोड़ी हूँ। अगर मैं बिल्डर होता, प्लॉट परचेज करके रीसेल करना चाहता, तो इंडियस 2 अप्लाई होता। मैं कोई बिल्डर थोड़ी हूँ, मैं प्लॉट परचेज कर रहा हूँ, बेचूंगा जब प्राइस बढ़ेगा, तभी तभी तक पड़ा रहेगा, कोई भाड़े पे नहीं दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, जिसको रेंट पे दे दिया, और मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन भाव अच्छा खासा बढ़ जाएगा बेच भी दूंगा। तो यहाँ तो दोनों ही एलिमेंट है, ये सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है और वहाँ पे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या मेरे पास शोरूम है जहाँ से मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, इंडिया 16 विल अप्लाई। मेरा क्लासरूम है, मेरी प्रीमाइसेस है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो इंडिया 16 ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। अगर मैं बिल्डर हूं, प्लॉट परचेज किया है, प्लॉट पे मैंने बिल्डिंग बनाई है और वो बेचने के लिए रखा है, तो इंडियस 2, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा यही बिजनेस, मेरा यही बिजनेस। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और तुम्हारी बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, तो तुम मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोगे, तो वो तो मेरा रेवेन्यू हो गया, इंडिया 115 विल बी अप्लाइड। और मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है जो मैंने डिसकंटिन्यू कर दी है, और जो कंडीशन है वो की वो कंडीशन में आज बेचना चाहता हूँ, जैसी हालत है वो की वो हालत में आज बेचना चाहता हूँ, अगर वो की वो हालत में आज बेचना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे अप्लाई होगा इंडियस 105, दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। देख लो मैंने कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लिया, देखो कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लिया मैंने।
40 मिनट से मैं खाली यही समझा रहा हूं, लगभग 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। मैं 40 मिनट से यही समझा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लैरिटी दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है, क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियस 40 में कवर होगा। और कौन से केसेस है जहां पे लैंड एंड बिल्डिंग होते हुए भी इंडियस 40 अप्लाई नहीं होगा। चलो कॉन्सेप्ट टू भी कंप्लीट करते हैं। मैंने समझाने का काम कर दिया। अरे मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत डेप्थ में होगा, तुमको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी काम आएगा, क्योंकि इतने इजी लैंग्वेज में और इतने डेप्थ में हम लोग चले जाते हैं ना। कोई भी स्टैंडर्ड शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है बड़ा है, डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड एट योर लेवल। मैं तुम्हारे लेवल पे लाके समझाता हूँ कि तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। चलो शुरू करते हैं, वी कैन स्टार्ट नाउ। कॉन्सेप्ट नंबर 2। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 वी विल राइट डाउन, लिखोगे। इसमें मैं सीधा एग्जाम्पल से ही बात करता हूँ। नंबर 1 क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग दे दो, इंडिया 16। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड India 16 property plant and equipment. Property plant and equipment. If any land and building if any land and building if any land and building is held for if any land and building is held for production of goods is held for production of goods or for supply of services or for supply of services. If any land and building is held for production of goods or for supply of services, then it will not be considered. Then it will not. Then it will not be considered. Then it will not be considered as investment property. अब बस हम लोग लिखने का काम करें, समझाने का काम हो गया। Then it will not be considered as investment property, but it is considered as owner occupied property. But it is considered as owner occupied property. It is considered as owner occupied property used for own business. Owner occupied property used for own business. And India 16 will be applicable. And India 16 will be applicable.
India 16 will be applicable. Owner occupied property used for own business. Example. Example. X Limited held a factory building. Example, X Limited held a factory building which is used for X Limited held a factory building which is used for production of goods and services. Which is used for production of goods and services. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है, कोई रेंट कमाने के लिए नहीं. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. India 16 will be applied. India 16 will be applied. और एक एग्जांपल, X Limited held a showroom. X Limited held a showroom. Yes, X Limited held a showroom which is used for production of goods and services. Which is used for production of goods. Which is used for production of goods and services. Sorry, which is used for production of goods नहीं, गलती हो गया. Which is used for sales. अगर शोरूम है तो शोरूम में गुड्स थोड़ी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. Which is used for sale. Which is used for sale of goods. और सर्विसेज. यहां पे भी अप्लाई होगा इंडिया 16. इंडिया 16. ये लो, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अरे ये भी लैंड एंड बिल्डिंग है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी लैंड एंड बिल्डिंग ही है, लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होता है. एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 2, इंडियस टू इन्वेंट्रीज. ये सब मैं समझा चुका हूं, मेरे पास एक दो लाइन है, मैं बेटर नए पेज पे शिफ्ट हो जाता. लिखो नंबर 2, इंडियस टू इन्वेंट्रीज. India's to inventories. Yes. If any land and building is held for resale. If any land and building is held for resale, if any land and building is held for resale in ordinary course of business, if any land and building is held for resale in ordinary course of business, then it will be treated as inventory.
then it will be treated as inventory. Then it will be treated as inventory for earning profit. It will be treated as inventory for earning profit, and it will be covered under Ind AS 2. It will be covered under. It will be covered under Ind AS 2. हाँ, एग्जाम्पल लिखो. रहेजा बिल्डर्स परचेज प्लॉट फॉर रीसेल. बिल्डर है ना, तो उसका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यही काम है. रहेजा बिल्डर्स परचेज अ प्लॉट फॉर रीसेल. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो तो प्लॉट्स खरीदता है, बेचता है. सो Ind AS 2. एक लाइन छोड़ के लिखो. तुमको एक कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैंने एग्जांपल दिया था. लिखो Ind AS 115. Ind AS 115. रेवेन्यू रिकॉग्निशन. एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर. रेवेन्यू रिकॉग्निशन एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर. मैंने कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल दिया. देखो, इफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग, if any land and building if any land and building is constructed if any land and building is constructed by one party on behalf of other party, if any land and building is constructed by one party on behalf of other party, then it will be covered under. Then it will be covered. Yes, then it will be covered under Ind AS 115. It will be covered under Ind AS 115. Example. Example, a contractor constructs a building on behalf of contractee.
and in return gets consideration. And in return gets consideration. That is contract price. In return gets consideration, that is contract price. So this will be treated as revenue. This will be treated as revenue. This will be treated as revenue under India's 150. रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसे AS9 है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड, वैसे इंडियस में AS9 के जगह पे इंडियस 115 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने बताया था नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली। नंबर 4 इंडियस 105, इंडियस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हाँ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इस पे इंडियस 105 अप्लाई होता है। इफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग विच वॉज यूज्ड अर्लियर, if any land and building which was used earlier which was used earlier in business operation, which was used earlier in business operations but now held but now held for sale immediately, रुक के नहीं, कुछ काम करा के नहीं, held for sale immediately in the same condition। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है, हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली इन द सेम कंडीशन। जो कंडीशन है वो की वो कंडीशन में बेचना चाहता, हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली, हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली इन द सेम कंडीशन, then it will be accounted under then it will be accounted under India's 105। It will be accounted under India's 105। Example X Limited discontinued, X Limited discontinued
X Limited discontinued. Production in old factory building. X Limited discontinued production in old factory building. X Limited discontinued production in old factory building because new modernized because new because new modernized factory building is constructed. New modernized factory building is constructed and production is shifted and production is shifted yes, production is shifted from old building to new building. Production is shifted from old building to new building. From old building to new building. Old building is now yes, old building is now held for sale. Old building is now held for sale immediately. Immediately in the same condition. Old building is now held for sale immediately in the same condition. In the same condition. It will be treated. Yes, it will be treated under India's 105. It will be treated under India's 105. Non-current assets held for sale. Non-current assets held for sale. मेरे को इसमें 3 पॉइंट और दिमाग में आ रहे हैं. उसके बाद ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होएगा. एक लाइन छोड़ के लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. 3 पॉइंट्स और है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. देखो क्या 3 पॉइंट्स है. सुनो मेरी बात. अगर सपोज मैंने एक जमीन खरीदी, कोई मेरे को पूछेगा क्यों खरीदी, तो मैंने बोला मालूम नहीं. मेरे को पूछा किसी ने आप रेंट पे दोगे, मैंने बोला नहीं, कोई डिसाइडेड नहीं. तो आप क्या करोगे, खुद का बिजनेस चलाओगे, मैंने बोला कोई डिसाइडेड नहीं है. कोई डिसाइडेड नहीं है. इसका मतलब है मैंने जमीन तो खरीद ली, लेकिन उसका यूज डिटरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड यूज. मैं तो रेंट पे भी देने वाला नहीं हूं, मैंने तो सोचा ही नहीं है, ना मैं खुद का बिजनेस करने वाला हूं. तो फिर जमीन में पैसा क्यों डाला. अरे कहीं ना कहीं दिमाग में ये है सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, और पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होता है. मल्टीप्लाई नहीं होता है. उससे जमीन खरीद लो,
भले ही आज भाड़ा नहीं कमाएंगे, भले उस पर खुद का बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन भी बेचेंगे एक्स्ट्रा पैसा देके जाएगा, वो जमीन एक्स्ट्रा पैसा देके जाएगी हमको। जिस दिन भी बेचेंगे मतलब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एप्रिसिएशन चल रहा है। सो इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज, if any investment in land is made for undetermined use, then it will be considered as investment property। अरे यूज डिटरमाइंड नहीं है, लेकिन दिमाग में तो एप्रिसिएशन तो चल रही है, नहीं तो बैंक में ही पड़ा रखते, क्यों जमीन में इन्वेस्ट करते, बैंक में रख देते थे उसको। हैव यू गॉट इट? यस एवरीवन, पॉइंट समझा क्या मेरा? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। सो ये पहला पॉइंट था, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। अरे सुन रहे क्या? सो गए? मालूम पड़ा, मालूम सो गए। यहाँ पे दिखते तो है नहीं, मैं तो वीडियोस ऑफ रखवाता हूँ। सुबह सुबह 7 बजे का लेक्चर। चलो आगे देखो, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक प्रॉपर्टी है, मेरे को देना रेंट पे है। मेरे पास एक फ्लैट है, मेरे को रेंट पे देना है, लेकिन वो 6 महीना हो गया खाली पड़ा है। मैंने एजेंट्स को बोल रखा है कि रेंट पे देना है, पर 6 महीने से एजेंट्स जो भी टेनेंट्स को ला रहे हैं ना, जो भी मेरा एजेंट है जो टेनेंट्स को लेके आ रहा है ना, उसको मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं इंडिविजुअल बैचलर्स को नहीं दूंगा, बैचलर्स को नहीं दूंगा, मैं फैमिली को ही दूंगा। तो कोई प्रॉपर फैमिली वाले कोई आए ही नहीं टेनेंट्स, तो मेरी जगह खाली पड़ी है। तो तुम बोलोगे सर रेंट तो नहीं कमा रहे हो। अरे मैं रेंट कमा रहा नहीं हूं, लेकिन इंटेंशन तो रेंट कमाना है। इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर मेरा इंटेंशन रेंट कमाना है। तो एक्चुअल रेंटल इनकम इज नॉट नेसेसरी, इंटेंशन ऑफ अर्निंग रेंटल्स इज ओनली रिक्वायर्ड, कि यहां से मैं रेंट ही कमाने वाला हूं। अभी अगर प्रॉपर टेनेंट्स नहीं मिले तो थोड़ा रुक जाता हूं, तो ऐसा 2-5 महीना खाली रह जाए, उसका मतलब है कोई क्लासिफिकेशन बदल नहीं जाएगा। तो इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, देन इट विल नॉट इंपैक्ट इट्स क्लासिफिकेशन। रिमेंबर, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे, बिकॉज एक्चुअल रेंटल इनकम इज नॉट नेसेसरी, इंटेंशन ऑफ अर्निंग रेंटल्स इज ओनली रिक्वायर्ड। और मैंने क्या बताया था, अनडिटरमाइंड यूज के लिए अगर कोई जमीन खरीद रखी है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई यूज डिटरमाइंड नहीं, तो भी वो इंडियस 40, तो भी वो इंडियस 40। मैंने बोला था 3 पॉइंट्स, अब तीसरा पॉइंट सुनो। मेरे पास एक जमीन है, उस पर मैंने बिल्डिंग बनवाई, और बिल्डिंग बनाने के बाद में वो मैंने मेरे स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को दे दी फॉर एकोमोडेशन। अरे बिड़ला ग्रुप है ना, वो लोग अपना पूरा कॉलोनी बनाते हैं। पहले यहाँ पे वर्ली में था सेंचुरी बाजार, अभी तो उसको उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, वहाँ पे उन्होंने अपने यूनिट बंद किया है। अभी उनका सहार में है, सेंट्रल साइड में कल्याण के आगे एक सहार नाम की जगह है, वहाँ पे पूरी बिड़ला कॉलोनी है, कंप्लीट कॉलोनी बनाते हैं। जो लोग बिड़लास में काम करते हैं उनको वो लोग रहने के लिए जगह भी देते हैं, 1 BHK का फ्लैट देते हैं। वो पूरी कॉलोनी में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। वहाँ पे क्लब्स होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, स्विमिंग पूल होता है, और वीकली सैटरडे या सैटरडे नाइट को सब लोग एक साथ मिलके मूवीज देखते हैं, तो बड़ा स्क्रीन होता है। सो दे गिव लॉट ऑफ फैसिलिटीज। तो एक जमीन थी, उस पर बिल्डिंग बनाया, और वहाँ पे मेरा स्टाफ रहता है। अरे वहाँ पे मेरा अगर स्टाफ रहता है तो याद रखना, ये मेरे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ, कोई भाड़ा कमाना इंटेंशन नहीं है। स्टाफ को ये नहीं बोलूंगा कहीं और जाके भाड़ा देता है मेरे को दे दे। अरे मेरा स्टाफ पूरे मेरे कंट्रोल में रहेगा, प्लस वो मेरे पास लॉयल रहेगा। और वो ही नहीं, वो तो ये चाहेगा कि उसके बाद उसका बच्चा भी सेम जगह पे काम करे, क्योंकि पहले 30 साल की जॉब उसकी, और अगर उसका बच्चा भी जॉब पे लग जाता है तो और 30 साल के लिए वो मकान उनको मिल जाता है। मतलब 60 साल कोई एक ही घर में रह गया तो उसी का, और क्या। और जो सैलरी आएगी उससे वो लोग अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रहने की तो दिक्कत नहीं।
So if any land and building is given to staff or employees or directors for accommodation, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए है, वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, कि मेरा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। ये बिजनेस के लिए मैंने स्टाफ को अकोमोडेशन दिया है कि मेरा स्टाफ मेरे लिए लॉयल रहे, बरसों बरस तक मेरे पास सेम स्टाफ काम करते रहे। तो ये बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया 16 अप्लाई होएगा। देखो मैंने 3 एग्जांपल और दे दिए डिटेल में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर हो गया, सिर्फ ये समझा रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते किसको है। 3 एग्जांपल, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है, रेंट पे नहीं दी, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंशन रेंट कमाना है। अगर यूज डिटरमाइंड नहीं है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि दिमाग में अप्रिसिएशन चल रहा है। लेकिन अगर स्टाफ को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को दिया है एकोमोडेशन के लिए, तो वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है। वहां पे इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। सो और मेरे 3 पॉइंट्स कवर हो गए। अरे बहुत डिटेल में, अभी तो ये पहला स्टैंडर्ड है, कितने सारे टॉपिक्स है और सारे टॉपिक्स को इतने ही डेप्थ में जाके करेंगे। प्रिपरेशन का काम तुम्हारा, मेरा काम है सिखाना, मैं तुमको डेप्थ में सिखाऊं। मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पे कोई कंजूसी नहीं होगी कि कोई चीज को फटाफट खत्म कर दिया। नहीं, मेरे को आता ही नहीं फटाफट करना, ना तो मेरे को फास्ट बोलना आता है, ना फटाफट करना आता है। और एक ही बार करता हूं। मेरा मेरा स्टूडेंट कभी कोई क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक कुछ ज्वाइन नहीं करता है। अगर वो गलती से ज्वाइन भी कर लेता है तो उसको लगता है वेस्ट ऑफ मनी। बिकॉज अपना नोट्स रीड करोगे ना, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत धड़ाधड़ रीडिंग का काम होता है। खुद के हाथ से लिखा हुआ है ना, इतना फास्ट रीड कर सकते हो ना कि मालूम पड़ता रहे ये सब तो जाना पहचाना है। फटाफट पेजेस टर्न होते हैं, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में एक एक इंडेक्स कंप्लीट होते हैं तुम्हारे। और क्या होएगा उससे फास्ट ट्रैक, और कुछ नहीं होता है। लिखो पॉइंट नंबर 1, if any property remains vacant, if any property remains if any property remains vacant, then it will not have any impact. Then it will not have any impact. Then it will not have any impact on its classification. It will not have any impact on its classification. Full stop. It can also be said that actual rental income it can also be said that actual rental income it can also be said that actual rental income is not necessary. It can also be said that actual rental income is not necessary, but intention of earning rentals is only required. Intention of earning rentals is only required. सो रेंट मिलना ही जरूरी नहीं, अगर इंटेंशन रेंट कमाना है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज,
If any land is held, if any land is held for undetermined use, then it will be considered. If any land is held for undetermined use, then it will be considered as investment property. Then it will be considered as investment property. And third, if any land and building is given to staff, employees, if any land and building is given to staff, is given to staff, comma, employees, directors. If any land and building is given to staff, employees, directors for accommodation. For accommodation, then it will be considered as PPE. Then it will be considered as property, plant and equipment. As property, plant and equipment. Property, plant and equipment मतलब India's 16. Property, plant and equipment. India's 16 will be applicable. India's 16 will be applicable. India's 16 will be applicable. It is assumed that it is held for normal business operation. It is assumed that it is held for normal business operations. It is assumed it is held for normal business operations. It is held for normal business operations. ये लो मैंने कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 समझा दिया. कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 में पूरे में यही था. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग, और बोथ इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. अगर ये है तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे. लेकिन अगर मेरे बिल्डिंग में मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो इंडिया 16 होगा. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. मेरे शोरूम से मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो वो भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. मेरा क्लासरूम मैं यूज कर रहा हूँ, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. और अगर मैंने प्रॉपर्टी मेरे स्टाफ के अकोमोडेशन के लिए स्टाफ को दे रखी है तो भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. सब पे इंडिया 16 अप्लाई होगा. अगर मैं बिल्डर हूं, प्रॉपर्टी परचेस करके बेचता हूं या प्रॉपर्टी खरीदता हूं, डेवलप करके बेचता हूं, तो इंडियाज 2 इन्वेंट्री, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा ये काम है.
अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तुम्हारी बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, तो मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा इंडियस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग पुरानी को इमीडिएटली सेम हालत में बेचना चाहते हैं तो इंडियस 105, अरे वहां पे अप्लाई होगा इंडियस 105। इंडियस 105 का मतलब है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। सेम कंडीशन जैसी है वैसी की वैसी कंडीशन में बेचना चाहता हूं। प्रॉपर्टी खरीद के तो रखी है लेकिन क्या यूज है डिटरमाइंड नहीं है, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दिमाग में अप्रिसिएशन चल रहा। प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, रेंट पे नहीं दिया क्योंकि जैसा टेनेंट मेरे को चाहिए वैसा टेनेंट नहीं मिला, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंशन टू अर्न रेंट इज इंपॉर्टेंट, नॉट एक्चुअल रेंट इज, एक्चुअल रेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में खाली इंटेंशन टू अर्न रेंटल्स होगा तो भी चले। बोलो बोलो बच्चों, समझा एवरीवन? आई हैव टेकन 1 hour 21 minutes, तब 81 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन आई एम आस्किंग? बहुत सारा दिमाग में डाउट रहता है, सर वो ऑनलाइन है, ये है, वो है, सब एक ही है। क्लासरूम में बैठो या ऑनलाइन मीडियम पे बैठो, वर्चुअल लाइफ। टाइम बचता है भी, इसके बाद आराम से चले जाओगे ऑफिस। आज है या छुट्टी है, क्या है? छुट्टी है तो अच्छी बात है, आज तो छुट्टी थी कम से। चलो लिखेंगे, राइट डाउन। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट रोमन नंबर्स, कॉन्सेप्ट नंबर 3, लिंक ऑफ इंडियाज 40 विथ इंडियाज 116। ये 116 है ना, लीज का स्टैंडर्ड है। इंडियाज 40, इंडियाज 40 और इंडियाज 116 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और लीज वाले स्टैंडर्ड का लिंक। तुमको मालूम है 2 टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। 2 टाइप की लीज होती है, लिखो वी शुड कंसीडर, वी शुड कंसीडर, we should consider application of we should consider application of India's 40 we should consider application of India's 40 in the following 2 cases. In the following 2 cases. Number 1, operating lease, and number 2 is finance lease. लीज 2 टाइप की होती है, एक ऑपरेटिंग लीज और दूसरी फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस। चलो सबका हो गया होगा लिख के। अभी 2 मिनट सुन लो, नो बडी इज गोइंग टू राइट एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। सी ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, मैं तुम लोगों को बताता हूं। ऑपरेटिंग लीज 2 टाइप के, सी क्या ना, ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है एसेट गिवन ऑन रेंटल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड।
ऑपरेटिंग लीज अभी कोई लिखेगा नहीं। हाँ, हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो रेंटल पे देते हैं ना एसेट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मीन्स एसेट गिवन ऑन रेंटल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और ऑपरेटिंग लीज एक रेंट का मॉडल है। रेंट का मॉडल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड पीएनएल टू रेंट। जो पे करता है वो बोलता है रेंट टू बैंक, पीएनएल टू रेंट, और जो रिसीव करता है वो बोलता है बैंक टू रेंट एंड रेंट टू पीएनएल। और ये जो फाइनेंस लीज है, ये हायर परचेज वाली अकाउंटिंग, हायर परचेज की अकाउंटिंग। ठीक है, अभी देख तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, आइदर फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर एप्रिसिएशन। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एवरीवन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, एम आई करेक्ट? आइदर फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर एप्रिसिएशन। अब मैं बात एप्रिसिएशन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेंटल्स की। अगर मैं रेंटल्स की बात करूंगा तो मेरे पास दो पार्टी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जब मैं रेंटल्स की बात करूंगा तो लीज अकाउंटिंग आ जाएगा। रेंटल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा? लीज अकाउंटिंग। और जब लीज की बात आएगी तो लीज में दो पार्टी होती है। एक होता है जो एसेट देता है, उसको बोलते हैं लेसर, और एक होता है लेसी। लेसर एंड लेसी। हाँ, ऑपरेटिंग लीज की बात छोड़ दो। अरे ऑपरेटिंग लीज तो रेंट का मॉडल है, ऑपरेटिंग लीज तो रेंट का मॉडल है। मैं बात करता हूं फाइनेंस लीज की। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज, ये जो लेसर है ना, लेसर, ये छोड़ो, ऑपरेटिंग लीज की भी बात करूं तो क्या तकलीफ, ये लेसर ओनर है, छोड़ो छोड़ो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एप्रिसिएशन, वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग रेंट। अगर तुमने रेंट पे दिया मतलब तुमने लीज पे दिया, और लीज पे दिया तो दो पार्टी होती है, एक होता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं लेसर, और एक होता है टेनेंट जिसको बोला जाता है लेसी। हाँ, लेसी टेनेंट है। ठीक है, सो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रेंट पे दे रहा हूं मतलब मैं लीज पे दे रहा हूं, और अगर लीज पे दे रहा हूं तो दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई, लेसर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लेसी इज द टेनेंट। लेसी इज द टेनेंट। समझा क्या नहीं? अरे लीज के सारे जो भी ट्रीटमेंट होंगे ना, लीज की सारी जो अकाउंटिंग होगी ना, वो तो इंडिया 116 करे। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना, इनिशियल रिकॉग्निशन है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर रेंटल्स। अकाउंटिंग ऑफ रेंटल्स इंडिया 116 करेगा, वो इंडिया 116 करेगा, याद रखना। हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिकॉग्निशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करेंगे, इंडिया 40 में। जो रेंटल्स की अकाउंटिंग है वो इंडिया 16 करेगा। नाउ ये जो है ना, लेसर मैं क्या बता रहा हूँ, लेसर एंड लेसी। मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज पे आ जाता हूँ। काफ़ी सारा मैंने एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन ऑब्जेक्ट। अपना बैकग्राउंड रेडी है, हम लोग डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंटल्स। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंटल्स। अगर ऑपरेटिंग लीज है, अगर ऑपरेटिंग लीज है ना, तो जो लेसर है वो ओनर होता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी लेसी को नहीं देता। लेसी को बोलता है खाली प्रॉपर्टी यूज कर, मेरे को भाड़ा देते रहे, एग्रीमेंट खत्म होएगा, वापस से नया एग्रीमेंट कर ले, तू ही टेनेंट बन जा या मैं किसी और को दे दूंगा। ऑपरेटिंग लीज में हम लोग एसेट लेसी को ट्रांसफर नहीं कर देते, तो ऑपरेटिंग लीज में एसेट का ट्रांसफर नहीं होता है। लेसर जो होता है ना वो ओनर होता है, और लेसी टेनेंट ही रहता है, लेसी टेनेंट ही रहता है। हम लोग इसको एसेट ट्रांसफर नहीं करते, इसको एसेट ट्रांसफर नहीं करते, उसको बोलते हैं एसेट यूज कर। अरे खाली राइट टू यूज देते हैं, उसको बोलते हैं तू खाली एसेट को यूज कर। आई हैव गिवन राइट टू यूज, यूज कर और मेरे को रेंट देते रहे, मेरे को रेंट देते रहे। और मैं लेसर की बुक्स में जाऊंगा और मैं बोलूंगा इंडियस 40 इज अप्लाइड। वाई?
बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंटल्स। तो मैं लेसर की बुक्स में जाऊंगा और इंडियस 40 अप्लाई करूंगा। हाँ, जो रेंट मिल रहा है, रेंट की जो अकाउंटिंग है वो सब इंडिया 16 के हिसाब से, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन में आएगा। जो रेंट मिल रहा है, रेंट की अकाउंटिंग इंडिया 116 बताएगा कैसे एंट्रीज पास करनी है। सो ऑपरेटिंग लीज में मैं किसके बुक्स में जाऊंगा? लेसी के बुक्स में नहीं। मैं को प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है तो मैं किसके बुक्स में जाऊंगा? लेसी के बुक्स में नहीं, मैं जाऊंगा लेसर के बुक्स में, क्योंकि ओनर लेसर ही रहने वाला है, ओनर लेसर ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंस लीज की, तो जो लेसर है वो लेसी को एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर करता है कि तू जो रेंट दे रहा है एक्चुअली वो रेंट नहीं है, वो ईएमआई है। एट द एंड ऑफ लीज पीरियड ये एसेट तेरा हो जाएगा। और लेसी को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड ओनर। एज्यूम्ड ओनर। तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करना है तो यहाँ पे तो देखो मैं लेसर के बुक्स में गया था, यहाँ पे लेसर के बुक्स में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा लेसी के बुक्स में। मैं लेसी के बुक्स में जाऊंगा और देखूंगा लेसी ये प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है। अगर लेसी ये प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहा है तो बोलूंगा इंडिया 16, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। लेकिन लेसी ने आगे किसी को फर्दर रेंट पे दे दिया तो मैं बोलूंगा इंडियस 40, दैट इज एसेट गिवन ऑन रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। लैंड एंड बिल्डिंग जो ओनर, अरे मेन मुद्दा क्या है, मैं किसके बुक्स में जाके चेक करूं? ऑपरेटिंग लीज में लेसर के बुक्स में जाऊंगा और इंडियस 40 ही अप्लाई करूंगा, और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो भाड़े पे ही दिया है उसने, रेंट का ही मॉडल है ऑपरेटिंग लीज। लेकिन फाइनेंस लीज में मैं लेसर के बुक्स में नहीं, लेसी के बुक्स में जाऊंगा और इंडियस 40 ही अप्लाई नहीं करूंगा। मैं जाके देखूंगा उधर लेसी क्या कर रहा है। लेसी अगर ये प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खुद यूज कर रहा है खुद के बिजनेस के लिए, और अगर उसने कोई थर्ड पार्टी को रेंट पे दे के रखा है, थर्ड पार्टी को अगर रेंट पे दे के रखा है, तो मैं बोलूंगा ये केस में मैं बोलूंगा दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियस 40। बच्चों समझा क्या? ऑपरेटिंग लीज में मेरे को बताओ, चलो बताओ मेरे को जरा, चैट बॉक्स भी ओपन है। ऑपरेटिंग लीज में मैं ऑपरेटिंग लीज में किसके बुक्स में जाऊं प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन के लिए? लेसर या लेसी? ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में मैं किसके बुक्स में जाऊं बताओ जरा, मैं किसके बुक्स में जाऊं? लेसर के बुक्स में जाऊं या लेसी के बुक्स में? ऑपरेटिंग लीज में हाँ मैं लेसर के बुक्स में जाऊंगा और मैं इंडियस 40 ही क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि वो रेंट का ही मॉडल है ऑपरेटिंग लीज। लेकिन फाइनेंस लीज में मैं किसके बुक्स में जाऊंगा? हाँ फाइनेंस लीज में मैं किसके बुक्स में जाऊंगा? मैं लेसी के बुक्स में जाऊंगा। यस, आई विल गो टू लेसीज बुक्स एंड आई विल नॉट स्ट्रेट वे से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड अप्लाई करो। मैं जाके चेक करूंगा लेसी वो एसेट कौन से पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अगर लेसी वो एसेट खुद यूज कर रहा है, वो लैंड बिल्डिंग वो खुद यूज कर रहा है खुद के बिजनेस के लिए है, तो इंडिया 16। लेकिन अगर लेसी ने थर्ड पार्टी को रेंट पे दे दिया तो इंडिया 40। तो तुम बोलोगे सर लीज में तो दूसरे एसेट्स भी आते हैं। हाँ, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग का जो कनेक्शन है वो डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैंने मशीनरी लीज पे दी है तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है। 116 में जाके देख लें। मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग का कनेक्शन देख रहा हूं इंडिया 116 से, दूसरे कोई एसेट्स का कनेक्शन नहीं देख रहा हूं इधर। मैं सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का कनेक्शन बता रहा हूं तुमको इंडिया 116। सो यहां पे रखना, यहां पे याद रखना, ऑपरेटिंग लीज में लेसर के बुक्स में जाना क्योंकि ओनर वो है, और इंडियस 40 अप्लाई करना। लेकिन फाइनेंस लीज में लेसी के बुक्स में जाना क्योंकि वो एज्यूम्ड ओनर हो जाता है, और उसके बुक्स में जाके देखेंगे अगर ओनर थर्ड पार्टी को रेंट पे दे रहा है, लेसी थर्ड पार्टी को रेंट पे दे रहा है तो इंडियस 40, और अगर लेसी खुद यूज कर रहा है तो इंडियस 16। ठीक है ना? चलो लेट्स कंटिन्यू। जो समझा दिया वो लिख लेते। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, एक लाइन छोड़ के लिखोगे।
Number one. Number one, operating lease. Number one, operating lease. Under operating lease, under operating lease, lessor is the owner due to which lessor is the owner due to which lessor applies. Due to which lessor applies India's 40 for accounting of investment property. India's 40 for accounting of investment property. For accounting of investment property. Full stop. एक लाइन छोड़ के नंबर टू फाइनेंस लीज. Number two, finance lease. Finance lease. Under finance lease, under finance lease, lessee is assumed. Under finance lease, lessee is assumed owner. Lessee is assumed owner. Due to which lessee is assumed owner, due to which it has recorded due to which it has recorded all entries related to property. All entries related to all entries related to property. Full stop. The following further cases may be relevant. The following further cases the following further cases may be relevant. Point A. If lessee will give this property for rent, if lessee will give if lessee will give this property for rent to third party, if lessee will give this property for rent to third party, then apply India's 40.
then apply India's 40. And if lessee will use this property, if lessee will use this property, if lessee will use this property for own business, if lessee will use this property for own business, then apply. India 16. India 16. अरे क्लासिफिकेशन ऑफ लीज है ना, वो इंडियस 116 में होगा। कौन से टाइप की लीज है, वो इंडियस 40 नहीं करेगा। अकाउंटिंग फॉर लीज जो होगा वो भी इंडियस 116 करेगा। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर, ये सब इंडियस 116 करेगा। इंडियस 40 ओनली डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो इन रिकॉग्निशन के लिए अमाउंट चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो लिखो, एक नोट लिख लो इसके लिए। देखो, इंडियस 40 डस नॉट डील विथ, India's 40 does not deal with India's 40 does not deal with classification of lease. India's 116 क्लासीफाई करेगा ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। अकाउंटिंग फॉर लीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, वो जो रेंटल्स की अकाउंटिंग एंट्री है, इंडिया 116 डील करेगा। अकाउंटिंग फॉर लीज, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, ये सब इंडिया 116 का काम है। सेल एंड लीज बैक, ट्रांजैक्शन विद डिस्क्लोजर्स, ये सब इंडिया 116 करेगा। India's 40 only deals with measurement of investment property. India's 40 only deals with India's 40 only deals with measurement of investment property, बस। ये लो। So link of India's 40 also we have done. Link of India's 40, ठीक है। काफी लंबा सेशन हो गया, एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।